Good morning, everyone. Today we will start again chapter 3rd History and Empire across 3 continents यानी कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक को हम डिस्कस कर चुके हैं कि रोमन साम्राज्य का फैलाव कौन कौन से महाद्वीपों में था। यूरोप, पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका। एंड जो आपका रोमन साम्राज्य उसकी जानकारी के स्रोत क्या क्या है। जानकारी के स्रोत है भौतिक अवशेष, इमारतें, बर्तन, सिक्के और वृक्ष वृत्तांत भी हमें मिले हैं। समकालीन व्यक्तियों के द्वारा प्रतिवर्ष लिखे जाने वाले इतिहास के ब्यौरों को जिससे हमें उस समय के इतिहास का ब्यौरा मिलता है उसको कहा जाता है वृक्ष वृत्तांत। पेपराइस के क्या था इसके बारे में डिस्कस किया था। पेपराइस एक सरकंडे जैसा पौधा था जो नील नदी के किनारे उगा करता था और इससे लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। एंड डियर स्टूडेंट, रोमन साम्राज्य का आरंभिक काल लगभग 509 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईसा पूर्व तक गणतंत्र शासन व्यवस्था। प्रथम सम्राट ऑगस्टस 27 ईसा पूर्व जिन्होंने गणतंत्र जो शासन व्यवस्था उसका तख्ता पलट किया था, इसके बारे में डिस्कस किया है हमने। रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी जो सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना, इसको भी हमने अच्छे से डिस्कशन किया है। एंड मध्यकाल 3री शताब्दी का संकट। मध्यकाल यानी कि प्रथम और द्वितीय जो शताब्दी है उसको शांति, समृद्धि का और आर्थिक विस्तार का प्रतीक माना जाता है, जबकि जो 3री शताब्दी उसको कहा जाता है तनावपूर्ण, क्योंकि उस समय जो ससानी वंश है उसने क्या किया था, रोमन साम्राज्य पर बार बार आक्रमण किए थे और मैक्सिमम जो रोमन साम्राज्य के जो प्रांत है उन पर क्या कर लिया था, अपना अधिकार कर लिया था। एंड डियर स्टूडेंट्स, एंड परवर्ती पूरा काल को हमने डिस्कशन किया है 34 से लेकर 7वीं शताब्दी तक। एंड रोमन साम्राज्य में लिंग, साक्षरता और संस्कृति की विशेषताओं के बारे में हमने डिस्कशन किया है। एंड लास्ट में डियर स्टूडेंट हमने डिस्कशन किया था रोमन साम्राज्य का विस्तार और उसका जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में। आर्थिक स्थिति के बारे में हमने डिस्कशन किया। रोमन साम्राज्य का आर्थिक आधारभूत ढांचा कैसे मजबूत था। बंदरगाह, खाने, खदाने, ईंट के भट्टे, जैतून के तेल के जो कारखाने अधिक मात्रा में उस समय व्याप्त थे और उस समय कुछ एम्फोरा जो कंटेनर थे, जो तरल जो पदार्थ थे उनकी जो ढुलाई की जाती थी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जिन कंटेनरों के माध्यम से चीज़ों को लेकर जाया जाता था, इसको एम्फोरा कहा जाता था। जो तरल पदार्थ थे उनको लेकर जाया जाता था। स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल है जिन कंटेनरों के माध्यम से स्पेन में जैतून के तेल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाया जाता था, उसको ड्रेसल 20 कहा जाता था। एंड डियर स्टूडेंट, उसके साथ ही हमारे कुछ टॉपिक पेज नंबर जो आपका बुक में 67 है, फर्स्ट स्टेंज हम उसका कंप्लीट कर चुके थे, बट उसका जो सेकंड आपका आज टॉपिक रहेगा पेज नंबर, जो न्यू बुक है उसमें पेज नंबर बेटा 47, ओल्ड बुक पेज नंबर 67, और उसमें हम आज सेकंड जो स्टेंज है उसको डिस्कस करेंगे कि रोमन साम्राज्य के अंतर्गत ऐसे बहुत से क्षेत्र आते थे जो अपनी असाधारण उर्वरता के कारण बहुत प्रसिद्ध थे, जैसे इटली में कैंपेनिया है, सिसिली है, मिस्र में फेयूस, गैलीली और बाइजेकियंस या ट्यूनीशिया, जो आपका बाइजेकियम है उसको क्या कहा जाता था, ट्यूनीशिया। और दक्षिणी गोल का मतलब जिसे गैलिया या नोर्बोनेसिस कहते थे। नोर्बोनेसिस किसे कहा जाता था, क्वेश्चन आपका है बेटा, अब दक्षिण गोल को। बाइटिका, दक्षिण स्पेन को किस नाम से जाना जाता था, बाइटिका। एंड स्ट्रेबो तथा प्लिनी जैसे लेखकों के अनुसार ये सभी प्रदेश साम्राज्य की घनी आबादी वाले और सबसे धनी भागों में से माने जाते थे। सबसे बढ़िया किस्म की जो अंगूरी शराब कैंपेनिया से आती थी और सिसिली और बाइजेकियम रोम को भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात करते थे। गेहूं का निर्यात कहाँ से किया जाता था आपका क्वेश्चन है। और आपका जो अंगूरी शराब है वो कहाँ से, अच्छी किस्म की अंगूरी शराब वो कहाँ से आती थी। एंड गैलीली में कहा जाता कि गहन खेती की जाती थी। अब गहन खेती क्या होती है, गहन खेती कृषि की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भूमि के एक निश्चित टुकड़े से अधिक श्रम, उर्वरक या कीटनाशकों का प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ाया जाता है और उस पर निश्चित टुकड़े से ज़्यादा उत्पादन का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार से इस भूमि पर पूरे वर्ष बदल कर कई तरह की फसलें
उपजाई जाती थी या उगाई जाती थी। एंड स्टूडेंट्स, ये आपका गहन कृषि था जो आपके रोमन साम्राज्य में सिसिल कहा जाता है कि जो गैलीली है वहाँ पे की जाती थी। इतिहासकार जोसेफस ने लिखा है कि प्रदेशवासियों ने ज़मीन के एक एक इंच टुकड़े पर खेती कर रखी थी और एक एक ज़मीन के जो एक एक टुकड़े पर खेती करना और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार उस पर करना वो क्या कहलाता था, गहन कृषि। और स्पेन को जैतून का तेल स्पेन के दक्षिण में ग्वाडलिक्विर नदी के किनारे के साथ साथ बसी अनेक जमींदारियों फंडी से आता था। यानी कि उस समय की जो रिवर है ग्वाडलिक्विर नदी, उसके किनारों के साथ साथ जो बसी अनेक जमींदारियाँ से क्या आता था, जमींदारियों से फंड आता था। और दूसरी ओर रोम के अनेक बड़े बड़े हिस्से बहुत कम उन्नत अवस्था में थे। यानी कि कुछ क्षेत्र तो ऐसा था कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ था, कुछ हिस्सा ऐसा माना जाता है कि अधिक उपजाऊ नहीं था, बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है। उदाहरणतः इसने कहा कि नुमिडिया, आधुनिक अल्जीरिया जिसको हम बोलते हैं, कि देहाती क्षेत्रों में ऋतु प्रवास व्यापक पैमाने पर होता था। अब इस ऋतु प्रवास क्या था? ऋतु प्रवास से तात्पर्य है कि ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों और नीचे के मैदानी इलाकों में भेड़ बकरियों तथा अन्य जानवरों को चराने के लिए चरागाहों की खोज में गवाले और चरवाहों का मौसम के अनुसार वार्षिक परिवर्तन, यानी कि एक स्थान से दूसरा स्थान पर उनका आवागमन क्या कहलाता था? ऋतु प्रवास। और उसके साथ साथ चरवाहे अर्ध यायावर अपने साथ में एक अवन आकार की झोपड़ियाँ बनाते थे, उसको मैपालिया। अब क्वेश्चन आपका, मैपालिया किसे कहा? मैपालिया एक प्रकार से जो अर्ध चरवाहिया या अर्ध यायावर अपने साथ में एक तरह अवन आकार की जो झोपड़ियाँ बनाते थे उसको मैपालिया कहा जाता था। और इधर उधर घूमते फिरते रहते थे। लेकिन जब उत्तरी अफ्रीका में रोमन जागीरों का विस्तार हुआ तो वहाँ जो चरागाहों की संख्या में भारी कमी आई। खानाबदोश गाँव की आवाजाही पहले से अधिक नियंत्रित हो गई, यानी कि कम हो गई। स्पेन में भी उत्तरी क्षेत्र बहुत कम विकसित था और इसमें अधिकतर केल्टिक भाषी किसानों की आबादी थी और जो पहाड़ियों की चोटियों पर बसे गांव में रहते थे। और इन गांवों को कैस्टेला कहा जाता था। क्वेश्चन फिर आपका इम्पोर्टेंट है कि कैस्टेला किसे जाता था? अधिकतर केल्टिक भाषी किसानों की आबादी जो पहाड़ियों की चोटियों पर बसे गांव में रहती थी उसे कैस्टेला कहा जाता था। जब हम रोम साम्राज्य के बारे में सोचते समझने का प्रयास करें तो हमें इन असमानता को कभी नहीं भूलना चाहिए कि रोमन साम्राज्य में कितनी असमानताएं थी। जैसे कुछ क्षेत्र बहुत उपजाऊ था, कहीं पे जो क्षेत्र था उपजाऊ नहीं था, बंजर भूमि थी एक तरह से। कुछ एरिया पर नदियों का बहुत अच्छा विस्तार था, कुछ एरिया पर नदियों का विस्तार नहीं था। यानी कि जो आपका रोमन साम्राज्य है उसमें अनेक विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम यह न मान बैठें कि यह एक प्राचीन दुनिया थी। यानी कि हम किसके बारे में डिस्कस करने, हमारे ध्यान में पिक्चर होनी चाहिए कि हम जो आपकी प्राचीन जो दुनिया है, प्राचीन जो हिस्ट्री है उसको समझ रहे हैं। इसलिए उस समय के लोगों का सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन आदिम या पिछड़ा हुआ था। यानी कि जितने संपन्न हम लोग हैं, आधुनिक संस्कृतियाँ, उनकी जो संस्कृति इतनी आधुनिक नहीं थी, लेकिन स्थिति इसके विपरीत भी थी। भूमध्य सागर के आसपास पानी की शक्ति का तरह तरह से इस्तेमाल किया। जो पानी था ना उसका भूमध्य सागर के आसपास, भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय भी कहा जाता है। तो उसको जो पानी है ना उसको भी वो अलग अलग तरह से उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते थे। इस काल में जल शक्ति से मिले चलाने की प्रौद्योगिकियों में खासी, मतलब उस समय जो टेक्नोलॉजी थी उनको जल शक्ति को यूज करने की वो बहुत ही ज़्यादा संपन्न थी। स्पेन की सोने और चांदी की खानों में जल शक्ति से खुदाई की जाती थी। पहली तथा दूसरी शताब्दी में बड़े भारी औद्योगिक पैमाने पर इन खानों से खनिज निकाले जाते थे और उस समय उत्पादकता का जो स्तर है बहुत ऊंचा था। और 19वीं शताब्दी तक यानी कि लगभग 1700 वर्ष बाद भी ऐसे उत्पादन के स्तर देखने को हमें नहीं मिलते। उस समय की यदि रोमन साम्राज्य की हम बात करते हैं तो उनकी बैंकिंग व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी, धन का व्यापक रूप से प्रयोग होता था। इन सभी बातों से यह संकेत भी मिलता है कि रोम की समुन्नत अर्थव्यवस्था को कम आंकने की प्रवृत्ति कितनी अधिक है। अब हम दास प्रथा और श्रम संबंधी मुद्दों पर विचार करें। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, एंड डियर स्टूडेंट्स रीड इट अगेन, एंड जो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स हैं आप आपकी फेयर नोटबुक में इसको राइट करेंगे। थैंक यू।